कल हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, लाइक लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये चार इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। इनको एक बार फिर से एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इन डेटा स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर। देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए आपका डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे लिस्ट जो ज़्यादा यूज होते हैं हमारे, टपल, सेट, देन फ्रोजन सेट। In case of frozen set, better to compare dictionary. तो अगर हम सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो ये सब ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। लेकिन डिक्शनरी ग्रुप ऑफ आइटम्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रुप ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर भी आप वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पर भी आप वैल्यूज लिखेंगे। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी, dictionary is not a group of values. Dictionary is a group of items where each item is a key value pair. दूसरा आता है, इनमें से कौन हमारा म्यूटेबल है और कौन हमारा इम्यूटेबल है, दैट इज मॉडिफाइबल। सो लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट को। सेट इज म्यूटेबल, बट टपल इज नॉट म्यूटेबल, and even your dictionary is also mutable. बट अगर हम बात करें टपल की, तो टपल इज नॉट म्यूटेबल। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, फ्रोजन साइट की तरह ही। अगला पैरामीटर कंपैरिजन का जो हो सकता है, वो हमारा हो सकता है डुप्लीकेसी। क्या लिस्ट डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है? आंसर इज यस। टपल, आंसर इज यस। और अगर हम बात करें सेट की, तो सेट में डुप्लीकेसी नहीं होगी। सेट हमारा डुप्लीकेसी को सपोर्ट नहीं करता। और अगर हम बात करें डिक्शनरी की, जो हमने कल कंप्लीट करी थी, तो डिक्शनरी में अगर हम कीज की बात करते हैं, तो जो कीज होती हैं वो हमारी यूनिक होती हैं। लेकिन अगर हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो यस, जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं, ठीक है। अगला आता है इंडेक्सिंग। क्या लिस्ट में इंडेक्स का यूज करके किसी एलिमेंट तक पहुंचा जा सकता है? यस, टपल में भी पहुंचा जा सकता है, डिक्शनरी में नहीं है और सेट में नहीं है। सेट में इंडेक्स नहीं चलता, डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं चलता, डिक्शनरी में की चलती है। उसके बाद अगला पैरामीटर आता है आपका ऑर्डर। क्या लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है? इट मीन्स जो एलिमेंट मैंने रखे हैं, क्या वही एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में आउटपुट में नजर आएंगे? यस, सेम ऑर्डर में आपको एलिमेंट
नजर आते हैं, टपल में भी सेम ऑर्डर में एलिमेंट नजर आते हैं, डिक्शनरी में भी आइटम्स का ऑर्डर होता है, लेकिन जो सेट है ये हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें कब यूज करना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब लिस्ट यूज करनी है, कब टपल यूज करनी है, कब डिक्शनरी लगाना चाहिए। ये हमारे कुछ पैरामीटर जिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए मैंने क्या करा, एक कोड बनाना है मुझे, और उस कोड में एक छोटा सा काम करना है। वो ये कि मुझे कोई भी प्रिंसिपल गिवन है लाइक 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, या और थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं, सिंपल एक नंबर गिवन है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है। अब आपको करना क्या है, आपको एक लॉजिक लिखना है जो हमें ये बताएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है, और हमें हो सकता है इस नंबर को डायनेमिकली रन टाइम पर इनपुट करना हो। अभी हम मान के चलते हैं नंबर हमें पहले से पता है, हमें फोकस लॉजिक पे करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो सीधा सा लॉजिक है, इफ नंबर का रिमाइंडर अगर हम 2 से निकालें, अगर वो 0 आता है तो जो आपका नंबर है वो इवन नंबर है, एल्स आपका जो नंबर है वो आपका ऑड नंबर है। तो इस लॉजिक में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लॉजिक सही लिखा है, 5 को वो ऑड बता रहा है, और अगर मैं 50 करेंगे तो उसको इवन बताएगा। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये लॉजिक लिखने के बाद मुझे फर्दर कोई कोड लिखना है, लाइक मैंने एप्पल प्रिंट करना है, देन उसके बाद मैंगो प्रिंट करना है, और भी कोड है जो मुझे यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए लिखने के बाद अब मुझे फिर से एक नंबर दिया गया और कहा गया कि भाई इसके बारे में बताइए ये इवन है या ऑड है। बाय यूजिंग लॉजिक, नंबर देख कर नहीं बताना है, रन टाइम पर ये आ सकता है। तो फिर से मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इवन ऑड का कोड लिखना है। तो अब क्या करें, आपने अभी लिखा था जस्ट 1 2 3 4 लाइन का कोड है, तो अभी जो आपने लिखा है उसको मुझे अब दोबारा इस्तेमाल करना है। तो जब आप दोबारा इस्तेमाल करने की बात करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, क्या इस कोड को किसी तरह से यहाँ पर दोबारा से लिखा जा सकता है रादर देन कॉपी पेस्ट? ठीक है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं आपके पास। लूप के बारे में अगर आप सोचेंगे तो लूप क्या कहेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट भी तो साथ में चलेंगे, मुझे ये नहीं चलाना है, मुझे इवन ऑड का लॉजिक यहाँ पर चाहिए, फिर कुछ लाइन के बाद चाहिए, फिर प्रोग्राम के लास्ट में चाहिए। लूप ऐसे नहीं चलता है, अगर आप एक लूप को 3 बार चलाएंगे तो क्या लूप से ऐसा कह सकते हैं कि एक बार प्रोग्राम के शुरू में चल जाओ और एक बार बीच में चल जाना और एक बार लास्ट में? ऐसा नहीं होता है। लूप जिस जगह आपका कोड लिखा हुआ है पहले वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आगे के स्टेटमेंट चलेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट वो नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बार कोड लिख चुका हूँ, उस कोड को मैं उसी प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करना चाहता हूँ, या मान लीजिए कल मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा और वहां पर भी मुझे क्या करना है, इवन ऑड का लॉजिक मुझे लिखना है, तो मैं नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैंने आज लिखा है, वो मैंने एक बार एफर्ट लगाए हैं,
तो उस एफर्ट को क्या मैं एक ही प्रोग्राम में ही रीयूज कर पाता हूँ? क्या मैं उसको किसी और प्रोग्राम में रीयूज नहीं कर पाऊंगा? ठीक, तो अब यहाँ पर अभी जो हम जानते हैं उसमें यही है कि नहीं कर पाएंगे। आपको जितनी बार जिस जगह वो लॉजिक चाहिए लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया और आउटपुट आ गया इसका। पहले नंबर जो था वो ऑड है, दूसरा नंबर आपका इवन है। अब इस प्रॉब्लम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक सॉल्यूशन दिया और उस सॉल्यूशन को नाम दिया गया फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन क्यों पढ़ते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले ये टॉपिक आपने कहीं पढ़ा होगा जरूर। कहाँ पढ़ा होगा इस टॉपिक को आपने? मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आपने फंक्शन को पढ़ा होगा। तो मैथ के अंदर फंक्शन का क्या पर्पस होता था? क्या वैसा ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है? सेंस सेम आएगा। कोशिश करते हैं समझने की। तो अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, सिर्फ एक इक्वेशन लिखिए, ठीक है, और ये z की वैल्यू है। अगर आपको z कंप्यूट करना है तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि z की कितनी वैल्यू आ सकती हैं तो आप क्या कहेंगे कि जितनी बार आप x और y की अलग अलग वैल्यू देंगे हर बार z की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन ये है कि x की जितनी भी वैल्यूज आप देना चाहें, y की जितनी वैल्यूज आप देना चाहें दे सकते हैं और हर बार आपको एक z की नई वैल्यू मिलेगी। लेकिन हर बार जो z की वैल्यू मिलेगी वो सेम लॉजिक पर मिलेगी। लॉजिक क्या है कि x की वैल्यू जो आपने दी थी पहले उसका स्क्वायर किया जाएगा, उसमें एडिशन किया जाएगा किसका? y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एडिशन कर दिया जाएगा। हर बार आप x और y को जो भी देंगे यही इक्वेशन का यूज करके z की वैल्यू हमारी यूज करी जाएगी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है लॉजिक और एक है डेटा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है पहले x की मल्टीप्लाई x से होगी, 2 की मल्टीप्लाई y से होगी, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को प्लस करेंगे और ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट। डेटा क्या है इसमें? x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x एंड y क्या बनेगा इसमें? आपका डेटा बनेगा। ठीक, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जो z है ये एक फंक्शन है, ध्यान से सुनेंगे, अब हम मूव कर रहे हैं लैंग्वेज की तरफ। हम z को लिख सकते हैं कि z एक फंक्शन है किन वेरिएबल्स का? x एंड y का। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि z इज ए फंक्शन ऑफ, इसको अगर सही से लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब है कि f कोई एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर x और y इनपुट है, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे? और जो रिजल्ट है वो z वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस फंक्शन को आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? जो आपने बनाया है जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं और हर बार आप x और y की क्या लेकर आएंगे? अलग अलग वैल्यू लेकर आएंगे और आपको z की अलग अलग आउटपुट मिलेगी। लेकिन हर आउटपुट में क्या चीज सेम है? लॉजिक। कि हर बार जो आउटपुट बनाए z का उसमें कैलकुलेशन ऐसे ही होंगे, सिर्फ आप x और y को अलग अलग दे सकते हैं। तो ये तो मैथमेटिकली हमें सिखाया गया था पहले ही। तो जो चीज हमें मैथमेटिकली सिखाई गई है
इसी को तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करने की बात कर रहे हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि इवन ऑड का लॉजिक लिख दीजिए। अब उस इवन ऑड के लॉजिक में इनपुट क्या है, हमने कहा वो नंबर जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो क्या आप उसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते? उस इक्वेशन को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग में? फंक्शन। तो इक्वेशन को ही फंक्शन कहते हैं, फंक्शन को ही इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का मतलब होता है ऐसा लॉजिक जो आप कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं, एक ही प्रोग्राम में कितनी बार भी और किसी दूसरे प्रोग्राम में भी कितनी बार भी। ठीक है, ऐसे लॉजिक को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड एनीवेयर। देखो लूप में और इसमें फर्क आ गया। लूप प्रोवाइड्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एट द सेम पॉइंट इन द प्रोग्राम। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लूप प्रोवाइड्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स at same point in the program, not anywhere. Fine. Whereas function provides reusability of the statement anywhere in the same program or in other program. ठीक है, तो reusability वर्ड और रिपीटेशन वर्ड में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन एक लॉजिक कंटेन करेगा और उस लॉजिक को हमें रीयूज करना है। और जितनी बार हम उस फंक्शन के लॉजिक को रीयूज करेंगे, हर बार हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? अलग अलग इनपुट पास करना। जैसे सामने दिख रहा है, एक्स और वाई की अलग अलग इनपुट पर अलग अलग जेड की वैल्यू लेकर चले जाइए। ठीक है, चलो अब लिखने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामेटिकली। समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट का नाम फंक्शन क्यों पड़ा और कहाँ से आया चैप्टर है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के साइंस में लिखेंगे तो हमसे पूछा गया कि एक प्रोग्राम में कितने फंक्शन आप बना सकते हैं। तो एक प्रोग्राम में हम जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। तो फिर कैसे पहचान होगी कि किस फंक्शन में क्या लॉजिक लिखा है आपने और किसी दूसरे फंक्शन में क्या लॉजिक लिखा है? तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया, फंक्शन का नाम रखा जाएगा। जैसे अगर एक प्रोग्राम में मैंने 4 वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैं 4 वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल का पहचान क्या होता है? उसका नाम। इसी तरह से मैं एक ही प्रोग्राम में जितने चाहूँ उतने फंक्शन बना सकता हूँ। कितने बनाऊंगा? अब देखो सारी चीजें क्लियर है। एक प्रोग्राम में कितने लॉजिक की रिक्वायरमेंट है, जितने लॉजिक की रिक्वायरमेंट है, और उनमें से किस लॉजिक को आप चाहते हैं कि कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाए, उसको फंक्शन में लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं लॉजिक तो है लेकिन मैं उसको ना दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आज तक जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही लिख दो। ठीक है, तो कितने फंक्शन बनेंगे आप डिसाइड करिए। आपके प्रोग्राम में कितने लॉजिक हैं जिनको आप कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उतने ही फंक्शन बनेंगे। और हर फंक्शन की पहचान क्या देंगे? फंक्शन का नेम देंगे। ठीक है, तो हर फंक्शन के अंदर आप कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे? इंडेंटेड ब्लॉक का यूज करके। जैसे इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी तरह से फंक्शन का जो लॉजिक होगा उस लॉजिक के लिए भी तो कुछ स्टेटमेंट आप लिखेंगे। तो वो इंडेंटेशन का यूज करके ही लिखे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ए फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक। अभी तक आपने जितने ब्लॉक पढ़े हैं, इफ का ब्लॉक, फॉर का ब्लॉक, तो ये नेम्ड ब्लॉक नहीं है, इनका नाम नहीं होता है। इफ नाम नहीं है, इफ तो एक कीवर्ड है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में 2 इफ कंडीशन लगा दूं तो क्या मैं उनको पहचान कर सकता हूं? कहीं पर भी नहीं। जिस जगह आपने लिखी है बस उस जगह ही यूज होगी, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती, है ना। बट फंक्शन एक नेम्ड ब्लॉक है, आप इसका एक नाम देते हैं तभी तो आप इसे कॉल कर पाएंगे, तभी तो आप इसे दूसरी जगह बुला पाएंगे। नाम होगा तभी तो आप नाम से किसी को बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ए फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक that contains reusable logic. लॉजिक का मतलब हो गया सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब
we may define multiple functions in a प्रोग्राम। अब कॉन्सेप्ट आकर आता है कि कैसे लिखें, कोई ना कोई सिंटैक्स जरूर होगा, तो सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। अब जब हम फंक्शन पे काम करते हैं पाइथन में, तो दो इसके पार्ट हमें दिए गए। पहले पार्ट को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, दूसरे पार्ट को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन में हम ये बताते हैं कि फंक्शन का लॉजिक क्या होगा, क्या पर्पस के लिए फंक्शन बनाया जा रहा है। जिस समय हम ये बताते हैं उस समय फंक्शन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। दूसरा आता है फंक्शन कॉलिंग। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय हमारे फंक्शन के स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो अभी हम जो सिंटैक्स पढ़ रहे हैं वो फंक्शन डेफिनेशन का, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फाइन। तो पाइथन ने किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड दिया हुआ है। हम डेफ कीवर्ड का यूज करके इंटरप्रेटर को बताते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम बताएंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। रूल्स ध्यान रखने हैं कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए, मतलब जो चीज़ अलाउड है किसी भी नाम में वही आपको यूज करनी है। फंक्शन का नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर आर्गुमेंट्स। अब ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं एक एक करके सबको सीखेंगे। यहाँ पर हम कुछ आर्गुमेंट्स लिखते हैं, फिर इंडेंटेड ब्लॉक यहाँ पर बनाते हैं। जितने चाहें उतने स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर क्या बनाते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। हमें फंक्शन को कॉल करना होता है तब जाके फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो हम एक फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम के अंदर इसका नाम मान लो मैंने a.py कर दिया है और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम मान लीजिए मैंने कर दिया abc, just for understanding. You can call this function from the same program as well as from other program. अगर मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिख दूं और यहाँ से मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो यहाँ से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और सेम प्रोग्राम से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सेम प्रोग्राम में जरूरत है सेम प्रोग्राम से करा दीजिए, दूसरे से जरूरत है दूसरे से करा दीजिए। ठीक है। So we need to call function to execute it. Can be called from same or different program. ठीक है। आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कॉल इसे करना चाहते हैं। सिंटैक्स कैसे कॉल करें। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बस आपको उसका नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगानी है और उसके आर्गुमेंट्स को पास करना है। अभी आप आर्गुमेंट्स क्या होते हैं उसको भूल जाइए। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं
तो उस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आती है उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करते हैं। तो ये दो सिंटैक्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। प्रोग्रामेटिकली इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आसान कॉन्सेप्ट है। फिर इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे इस लॉजिक को मैं जब फंक्शन में लिखता हूँ तो ये रीयूज हो जाता है और मुझे दोबारा लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ती। ठीक है। सो डेफ, अभी हम कोई कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते, जस्ट सिंटैक्स समझने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, कोई मीनिंगफुल कोड हम नहीं लिख रहे, सिंपल प्रिंट मैसेज के लिए फंक्शंस को बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका नाम कर दिया फ्रूट्स, और यहाँ पर हम मैच करते रहते हैं। देखो डेफ कीवर्ड हो गया, डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हो गया ये, और यहाँ पर आर्गुमेंट्स लिखने हैं। तो मैंने बोला आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि वो होते ही नहीं है और हमने ये लगा दिया कॉलन। उसके बाद अब कितने स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हैं इस फ्रूट्स फंक्शन में उतने आप लिख सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए एप्पल, प्रिंट कर दिया मैंगो, बस इतना ही प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब भी मुझे एप्पल और मैंगो को प्रिंट करना होगा मुझे लिखना नहीं है, मैं फ्रूट्स फंक्शन को कॉल कर लूंगा और एप्पल मैंगो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं और मान लीजिए इसका नाम कर दिया कलर्स। और ये फंक्शन जब भी आप इसे कॉल करेंगे ये दो कलर के नाम प्रिंट कर देगा, एक ब्लैक प्रिंट करेगा, कुछ भी लिख दीजिए, और एक वाइट। अब जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वी नीड टू कॉल फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट, और हमने अभी फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है, कॉल नहीं किया, और मैं इस कोड को रन कराता हूं तो इन दोनों में से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अब ये मत कहिएगा कि फिर लिखा क्यों, फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत करी। उस मेहनत में एक छोटी सी मेहनत और ऐड करनी है, उसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो कोई भी फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो डिफाइन हुआ है कितनी बार हुआ है, नहीं, फंक्शन एक ही बार डिफाइन होगा, जितनी बार एग्जीक्यूट करना है उतनी बार उसे कॉल करना होगा। तो अब मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ, कैसे कॉल करेंगे? तो मान लीजिए आप फ्रूट्स फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे, और अभी आर्गुमेंट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस उसके आगे पैरेंथेसिस लिख दीजिए, दैट्स इट। तो क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और जब ये स्टेटमेंट पाइथन इंटरप्रेटर को मिलता है तो वो इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में सर्च करेगा, और अगर वो मिल जाता है तो उसमें लिखे स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि आउटपुट आएगा एप्पल, उसके बाद मैंगो। अब मान लीजिए मुझे कलर्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो आप कलर्स फंक्शन को कॉल कर दीजिए। मान लीजिए मुझे फिर से फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन कराना है, मैं फिर से एप्पल मैंगो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको एक लाइन लिखनी है। अब इमेजिन करिए अगर फ्रूट्स फंक्शन अपने अंदर से 10,000 स्टेटमेंट्स लिखकर बैठा हुआ है, उन 10,000 स्टेटमेंट को अगर मैं दो बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मुझे बस हर बार एक एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है। एक लाइन लिखने से 10,000 स्टेटमेंट चलेंगे। 10,000 क्या, अगर आप एक फंक्शन में 10 लाख स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी चलेंगे। थिंग इज, हर वो स्टेटमेंट जो हम फ्रूट्स फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे चलाना चाहते हैं उसको कहाँ लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए। हर वो स्टेटमेंट जो हम कलर्स फंक्शन के एग्जीक्यूशन में चलाना चाहते हैं उसको इसमें लिख दीजिए। नाउ इफ आई नीड टू कॉल कलर्स फंक्शन अगेन, आई विल अगेन राइट
एप्पल मैंगो, ब्लैक एंड वाइट, एप्पल मैंगो, ब्लैक। फाइन। अभी हम इस बात को नहीं सीखेंगे कि दूसरे प्रोग्राम से कैसे कॉल करते हैं, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है, वो टॉपिक ही अलग है, चैप्टर ही अलग है, और आपके कोर्स में वो है। फंक्शन के बाद वो चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, और वो फंक्शन बेस्ड ही चैप्टर होगा। फिलहाल जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करके कॉल करने की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कॉल करने से पहले डेफिनेशन आ जानी चाहिए। इट मीन्स, मान लीजिए अगर आप फ्रूट्स फंक्शन डिफाइन करने से पहले कॉल कर देते हैं ऐसे करके, यू विल गेट एरर। यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी, बोलेगा फ्रूट्स नाम से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना। नाउ जब हम किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या ये जरूरी है कि हम हर फंक्शन को टॉप लेवल स्टेटमेंट से ही कॉल करें? क्या हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मैं कहना चाहता हूँ उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने फ्रूट्स फंक्शन कॉल किया, इसका आउटपुट आ जाएगा एप्पल मैंगो। अब मान लीजिए फ्रूट्स फंक्शन को अपने अंदर से कलर्स फंक्शन का यूज करना है, तो क्या फ्रूट्स फंक्शन ऐसा कर सकता है? क्या कोई फंक्शन अगर नीड है तो दूसरे फंक्शन के स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, मतलब कॉल कर सकता? आंसर इज यस। तो हमने क्या करा, फ्रूट्स फंक्शन के अंदर से कॉल कर दिया कलर्स। तो जब फ्रूट्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एप्पल प्रिंट होगा, मैंगो प्रिंट होगा, उसके बाद से कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक प्रिंट होगा, वाइट प्रिंट होगा, उसके बाद कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन जहां से हमारा हुआ था, कलर्स फंक्शन जिस जगह से कॉल हुआ था, ये स्टेटमेंट अब कंप्लीट माना जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है मैंने यहाँ पर ऑरेंज, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? पहले हमने फ्रूट्स फंक्शन कॉल किया है, एप्पल प्रिंट होगा, मैंगो प्रिंट होगा, फिर यहाँ से कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर ऑरेंज स्टेटमेंट चलेगा, यानी कि मैंगो के बाद ब्लैक प्रिंट होगा, वाइट प्रिंट होगा, कलर्स फंक्शन कंप्लीट हुआ, इट मींस ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब ये स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज ऑरेंज प्रिंट होगा। एप्पल, मैंगो, ब्लैक, वाइट, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है? ऑरेंज आता है। यानी कि किसी भी फंक्शन को जहां से आपको नीड है वहां से आप कॉल कर सकते हैं। आपको सिंटैक्स सही लिखना है, जो पाइथन ने सिंटैक्स बनाया हुआ है उस सिंटैक्स को आपने फॉलो करना है। ठीक, अब क्या हम किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने फ्रूट्स फंक्शन एक बार बनाया और यहाँ लिख दिया मान लीजिए एप्पल मैंगो, और मैंने दोबारा बना दिया और दोबारा में मान लीजिए लिख दिया मैंने बनाना और ऑरेंज। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ऐसा हमें जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सिंटैक्टिकली पाइथन में ऐसा किया जा सकता है। हर लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में एरर आ जाती है। सी में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, सी प्लस प्लस जावा में कुछ कंडीशंस के साथ ऐसा अलाउड है, आर्गुमेंट अलग अलग करके बना सकते हो। पाइथन के अंदर हर तरह से अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम फ्रूट्स फंक्शन को कॉल कराएंगे तो जितने फ्रूट्स फंक्शन हमने डिफाइन करे हैं सारे के सारे चलेंगे, नहीं। जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जिस समय
हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन में आता है। तो जिस समय ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा है फ्रूट्स, उस समय अपडेटेड डेफिनेशन क्या है? अपडेटेड डेफिनेशन में बनाना एंड ऑरेंज लिखा हुआ है। तो जब इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा बनाना। तो अब क्या कोई तरीका है जिससे हम फ्रूट्स फंक्शन की जो पहली वाली डेफिनेशन थी उसको भी एग्जीक्यूट करा पाए? तो इस डेफिनेशन के बाद तो नहीं, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले तो हम करा सकते हैं लाइक दिस। एप्पल मैंगो पहले वाली डेफिनेशन चलिए, फिर उसके बाद अपडेटेड डेफिनेशन जो बाद में आपने दी थी वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी फंक्शन के लिए हम एक से ज़्यादा बार डिफाइन करते हैं तो अपडेटेड डेफिनेशन का एग्जीक्यूशन देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन के अंदर कुछ मीनिंगफुल कोड लिखने की कोशिश करते हैं। मीनिंगफुल कोड यह है कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम कर दिया ऐड, और ऐड फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करना। देखो अब हम फंक्शन के अंदर अभी तक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो सिंटैक्टिकली आप फंक्शन के अंदर हर वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आप अभी तक लिखते आ रहे थे। आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, फंक्शन के अंदर आप लूप यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो अभी तक आपने जो भी टॉप लेवल पे लिखा है वो आप फंक्शन लेवल पे भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और यहाँ पर हमने क्या करा, इन दोनों का एडिशन प्रिंट कर दिया a प्लस। फिर हमने क्या करा, एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम कर दिया मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिख दिया मल। और हमने ये सोचा अपने ब्रेन में कि अभी हमने ऐड फंक्शन के अंदर a और b नाम के वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो क्यों ना उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, a मल्टीप्लाई b। फिर हमने क्या करा, हमने ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया। जब ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो a और b हमारा मेमोरी में आएंगे और इनका एडिशन प्रिंट हो जाएगा 30। ऐड फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया, ये सोचते हुए कि a और b तो हमारा मेमोरी में आ ही चुके हैं, 10 a की वैल्यू है, 20 b की वैल्यू है। मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर दिया और आउटपुट जब इसको रन कराया तो यहाँ पर आ रहा है a इज नॉट डिफाइंड, यानी कि मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर ये कह रहा है a नाम से वेरिएबल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, वेरिएबल तो मेमोरी में पहले आ चुका था। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है लोकल वेरिएबल। तो कोई आपसे पूछता है लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करे जाते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, और इनकी क्वालिटी होती है कि इनका यूसेज सिर्फ उस फंक्शन के ब्लॉक तक ही हो सकता है। वो फंक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई और स्टेटमेंट में इनका यूज नहीं किया जा सकता। तो लोकल, जैसे लोकल एसएमएस होता है, लोकल कॉल होती है, जिसका एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर ही वो हमारा रहेगा, उसके बाहर वो नहीं जाएगा, तो उसी को लोकल कहते हैं। लोकल ट्रेन हो गए जैसे, उसी तरह से यहाँ पर ए और बी क्या हो गए, हमारे लोकल वेरिएबल्स हो गए। इनका स्कोप, स्कोप मतलब इनका दायरा कहाँ तक है, फंक्शन के ब्लॉक तक, यानी कि जब तक ये फंक्शन चल रहा है तब तक फंक्शन के स्टेटमेंट ए और बी का यूज कर सकते हैं। फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब इसका इस्तेमाल ना तो कोई दूसरा फंक्शन कर सकता है, ना ही फंक्शन के बाहर के स्टेटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐड फंक्शन के बाद मैंने मल्टीप्लाई कॉल ना करके सीधा सीधा ए की वैल्यू प्रिंट कराई। ए की वैल्यू क्या है,
तो ये प्रिंट भी नहीं होगी, यानी कि ए वेरिएबल फंक्शन के बाहर नहीं यूज होगा, ना ही दूसरे फंक्शन में यूज होगा। ठीक है, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई फंक्शन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करे, तो मल्टीप्लाई फंक्शन को अपने खुद के वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। अब उनका नाम ए और बी रख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, एरर तो नहीं आएगी कि ए और बी तो ऑलरेडी वेरिएबल है, नहीं। क्यों? उसका स्कोप अलग है, मेरा स्कोप अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि लोकल, एनसीआर में एक लोकल है, अगर आप चले जाएं अदर स्टेट में तो वो उनका लोकल है, तीसरे स्टेट में वो उनका लोकल है। ठीक है, तो लोकल अपना अपना लोकल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर फिर से मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 10, या ए की वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बी इक्वल टू 20, तो ये इसका मतलब नहीं है कि ये वाला ए और ये वाला ए के, नहीं, ये अलग ए है मेमोरी के अंदर और ये अलग ए है, यानी कि ये लोकल वेरिएबल है ए और बी मल्टीप्लाई फंक्शन के, ये लोकल वेरिएबल हैं ए और बी ऐड फंक्शन के। ठीक है, अब ये हमारा चल सकता है 30 और 2। अब इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पर इस तरह से और भी फंक्शन अगर बनाऊं, लाइक मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड बना दूं, सब्ट्रैक्ट बना दूं, या अदर फंक्शंस बना दूं, और हर फंक्शन में यही 10 और 20 का ही मुझे यूज़ करना है, तो मुझे बार बार हर फंक्शन के लिए लोकली इन दोनों को बनाना पड़ेगा। ठीक, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जिससे कि ये दोनों हमारा हर फंक्शन में यूज़ हो पाए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल। आप क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल को यहाँ ना बनाकर ग्लोबली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से भी हटाते हैं, और कहाँ लिखेंगे? इन फंक्शन से पहले आप लिख दीजिए। तो इस तरह से ये जो ए और बी वेरिएबल्स हैं, ये हमारा फंक्शन के वेरिएबल नहीं है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ग्लोबल वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल जो आप टॉप लेवल पर इनिशियलाइज करते हैं क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। तो ए और बी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनका यूज इस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं वो रीड मोड में कर सकते हैं। मैंने एक लाइन बोली, इसमें कुछ छुपा हुआ है, रीड मोड में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐड अगर ए और बी की वैल्यू को बदलना चाहेगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू का इस्तेमाल करके अपना कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहता है तो कर सकता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई ए और बी की वैल्यू का यूज करके अपना लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन इनकी वैल्यू को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल। अभी इस कोड को रन करा, ये आ गया 30 और ये आ गया 200। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ए और बी ये दोनों फंक्शन बदल नहीं सकते, अगर कोशिश करी जाए तो यहाँ पे लिखा हमने ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू को 100 कर रहा हूँ, बी की वैल्यू को 200 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए प्लस बी। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई इसके दो मीनिंग नहीं नजर आ रहे हैं आपको? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को लिखा जाए तो वो उसका लोकल वेरिएबल होता है। तो जब मैंने यहाँ पर अभी ए इक्वल टू 100 लिखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लोकल वेरिएबल है इस ऐड फंक्शन का, या इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल ए था जिसकी वैल्यू 10 थी वो मॉडिफाई होकर अब 100 हो गया? तो इसका मतलब है ये लोकल वेरिएबल नया माना जाएगा ऐड फंक्शन। तो जब ये लोकल वेरिएबल माना जाएगा, इसका मतलब इसका स्कोप कहाँ तक होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐड फंक्शन तक होगा। अब जब किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल का यूज किया जाता है तो फंक्शन उस वेरिएबल को सबसे पहले अपने अंदर लोकली चेक करता है। अगर वो वेरिएबल लोकली अवेलेबल है तो वो लोकल वेरिएबल का यूज करता है, अगर वो वेरिएबल लोकली अवेलेबल नहीं है तब वो ग्लोबल लेवल पर चेक होता है, और अगर कहीं भी नहीं है तो फिर एरर आ जाती है। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 300।
और ये ए और बी मेमोरी से खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए और बी कौन से वाले आएंगे, यही वाले आएंगे। ठीक है, 300 और ये आपका 2। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि लोकल वेरिएबल हर फंक्शन के अपने होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल हमारे हर फंक्शन के लिए सेम होते हैं रीड मोड में, ना कि राइट मोड में। इतनी पॉइंट को लिख लेते हैं थोड़ा सा। All variables that we initialize in function block known as local variable. By default, local variables can be used by statements of same function. मैंने यहाँ पर एक बात और लिख दी, बाय डिफॉल्ट मतलब कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर होगा कि लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी चला जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा, बाय डिफॉल्ट वही होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा? यहाँ भी कंडीशन लगा दी, बाय डिफॉल्ट ऑल वेरिएबल्स that we initialize at top level ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी जितने भी वेरिएबल्स हैं जो हम टॉप लेवल पर इनिशियलाइज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। फंक्शन कैन रीड global variables but cannot modify। जो फंक्शन है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को रीड तो कर सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर वो मॉडिफाई करता है तो एरर भी नहीं आएगी, तो वो क्या माना जाएगा, वो लोकल वेरिएबल माना जाएगा फंक्शन का अपना। ठीक है, यहां तक जितना मैंने पढ़ाया था उतना मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब बात आती है कि हम चाहते हैं कि ये जो ए और बी हैं ये लोकल ना बने, ये ग्लोबल वाले ही अपडेट हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए हमें ऐड फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड लिखना होगा और ग्लोबल कीवर्ड के बाद हमें स्पेसिफाई करना होगा वेरिएबल्स का नाम ए कॉमा बी। इसका मतलब हुआ कि अब ये ऐड फंक्शन ए और बी की वैल्यू मॉडिफाई करेगा तो वो मॉडिफिकेशन नए लोकल वेरिएबल्स नहीं बनाएगा, वो मॉडिफिकेशन ग्लोबल ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा। और आगे के प्रोग्राम में अगर कोई ए और बी का यूज कर रहा है
तो उसको वो चेंज मिलेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस बार जो मल्टीप्लाई है उसका जो आउटपुट आएगा वो अलग आएगा। और अगर मैं ये लाइन यहाँ से कमेंट कर देता हूँ तो अब वो बाय डिफॉल्ट है, यानी कि वो लोकल वेरिएबल। using global keyword function and modify global variables। अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये आता है, मेरे पास ए और बी नाम के ग्लोबल वेरिएबल कभी थे ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास ए और बी नाम के ग्लोबल वेरिएबल। अब एरर नहीं आ जाएगी, क्योंकि आप तो पाइथन इंटरप्रेटर को ये बता रहे हो कि ए और बी ग्लोबल वाले माने जाएंगे, और वो तो आपके पास है ही नहीं। तो अब इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर नहीं है तो बना दे। तो इस बार ए और बी वेरिएबल मेमोरी में आएंगे और वो ग्लोबल बन जाएंगे। इट मीन जब फंक्शन कंप्लीट होगा तो मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि वो किसकी तरह कंसीडर करेगा, अब ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज करेगा। देखते हैं, ऐड फंक्शन मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने ग्लोबल मार्क किया है, तो अब ये ऐड फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई फंक्शन या किसी और जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मैंने इनको ग्लोबल मार्क नहीं किया, मतलब अब ये दोनों लोकल हैं और ये दोनों फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, और यहां पर एरर आ जाएगी। यानी कि ये स्टेटमेंट डुअल नेचर का है। अगर ए और बी नाम के ग्लोबल वेरिएबल हैं तो उन्हीं को रेफर कर रहा है, और अगर नहीं है तो नए बना दे रहा है, उस नाम से नए वेरिएबल हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को पाइथन के अंदर समझ सकते हैं, कैसे इनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।